इस टाइम पे हम पीक देखते हैं एक इन्फ्लुएंजा वायरस की, जिसमें कफ कोल्ड होता है, एक बच्चे को है उससे दूसरे बच्चे को ड्रॉपलेट्स के थ्रू, जैसे खांसी कर रहा है, जुकाम हो रहा है, उनके थ्रू स्प्रेड हो सकता है। फिर एक हम अभी हैंड फुट माउथ वायरस है, कॉक्सेकी वायरस जो होता है, उसका पीक देखते हैं। बहुत सारे बच्चे जिसमें हम देखते हैं हाथों पे रैशेज हैं, पैरों पे हैं, हाथों का मतलब शोल्डर्स तक, हिप्स तक, और फेस पे या मुंह के अंदर अल्सर्स होने शुरू हो जाते हैं। एक बच्चे को है तो बहुत जल्दी दूसरे बच्चों को भी होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो चिकन पॉक्स के भी केसेस आने शुरू हो जाते हैं। छोटे बच्चों में रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस है, वो भी बहुत अभी आना शुरू हो जाता है। डेंगू इज कंटेजियस, मतलब दूसरों को हो सकता है? सो ये मॉस्किटो स्प्रेड करता है। इसमें अगर आप में जैसे साथ में है, सांस से या ड्रॉपलेट्स के थ्रू नहीं होता, बट हाँ अगर हमारे एक ही रूम में कोई मच्छर ऐसा है जिसने डेंगू के पेशेंट को काटा और वो सेम वायरस अगर दूसरे को काटेगा तो इन्फेक्ट करेगा। तो इस टाइम टाइफाइड और डायरिया जैसे लूज मोशंस वगैरह ये भी बहुत कॉमन बैक्टीरियल वाले भी होने शुरू हो गए हैं, और उसमें फीवर हाई ग्रेड टाइफाइड में भी रह सकता है, भूख कम हो जाती है, बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और फीवर बहुत बहुत दिनों तक परसिस्ट करना शुरू हो जाता है। खाने पीने से जैसे इसमें भी कुछ वायरसेस हैं और बैक्टीरिया है, जैसे टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होता है, और हेपेटाइटिस ए वायरस है, लिवर की इन्फेक्शन करता है, जॉन्डिस कर देता है। एबीसी हेल्थ में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ आज डॉक्टर गुंजन बावेजा जुड़े हैं जो कि पेडिट्रिशियन हैं चंडीगढ़ में। और जिस तरह से बच्चों की बीमारियां हम लगातार परेशान होते हैं पेरेंट्स, और बहुत ज़्यादा बच्चे आजकल सिक होते हैं, बीमार होते हैं। कभी कभी वो स्कूल से बीमारियां लेकर आते हैं, या फिर वो ट्रेंड ऐसा चलता है कि कई कई दिन बच्चों का फीवर नहीं उतरता है। किस तरह की आजकल बीमारियां चल रही हैं? वैसे कॉमन जो वायरल जो हम देखते हैं बच्चों में, इसके अलावा भी कोई जो ऐसी डिसीज़ जो कि दूसरे बच्चों से आपके बच्चों को या आपके बच्चे से दूसरे बच्चों को लग सकती है, या परिवार में किसी से बच्चे को या बच्चे से किसी को लग सकती है, वो कौन सी है? इस बारे में आज बात करेंगे। डॉक्टर गुंजन बावेजा हमारे साथ है। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और अगर हम आज के टाइम पे देखते हैं, ड्यूरिंग मानसून और आफ्टर मानसून बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। सो अगर हम एक एक करके बात करेंगे, सबसे पहले मैं वायरसेस की बात करूँगी। इस टाइम पे हम पीक देखते हैं एक इन्फ्लुएंजा वायरस की, जिसमें कफ कोल्ड होता है, एक बच्चे को है उससे दूसरे बच्चे को ड्रॉपलेट्स के थ्रू, जैसे खांसी कर रहा है, जुकाम हो रहा है, उनके थ्रू स्प्रेड हो सकता है। फिर एक हम अभी हैंड फुट माउथ वायरस है, कॉक्सेकी वायरस जो होता है, उसका पीक देखते हैं। बहुत सारे बच्चे जिसमें हम देखते हैं हाथों पे रैशेज हैं, पैरों पे हैं, हाथों का मतलब शोल्डर्स तक, हिप्स तक, और फेस पे या मुंह के अंदर अल्सर्स होने शुरू हो जाते हैं। ये भी बहुत जल्दी स्प्रेड होता है किसी भी क्लास में। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे को है तो बहुत जल्दी दूसरे बच्चों को भी होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो चिकन पॉक्स के भी केसेस आने शुरू हो जाते हैं। छोटे बच्चों में रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस है, वो भी बहुत अभी आना शुरू हो जाता है। डेंगू, तो अब ये एक पीक टाइम है डेंगू का आने का। सो मॉस्किटो बाइट से स्प्रेड होता है, ये हमें पता है। रुके हुए पानी के ऊपर जो मच्छर आते हैं उनको काटने से हो सकता है। तो डेंगू इज कंटेजियस, मतलब दूसरों को हो सकता है? सो ये मॉस्किटो स्प्रेड करता है। इसमें अगर आप में जैसे साथ में है, सांस से या ड्रॉपलेट्स के थ्रू नहीं होता, बट हाँ अगर हमारे एक ही रूम में कोई मच्छर ऐसा है जिसने डेंगू के पेशेंट को काटा और वो सेम वायरस अगर दूसरे को काटेगा तो इन्फेक्ट करेगा। सो इसमें सोर्स एक वेक्टर होता है जो स्प्रेड करता है, बेसिकली वो मॉस्किटो होता है। सो वो अब हम आने शुरू हो गए हैं पेशेंट्स ना, पॉजिटिव हाई फीवर, बॉडी एक्स, ये सारे सिम्टम्स इन सब वायरसेस में हो सकते हैं। सो इन वायरसेस के अलावा अगर हम बैक्टीरियाज की बात करें तो इस टाइम टाइफाइड और डायरिया जैसे लूज मोशंस वगैरह ये भी बहुत कॉमन बैक्टीरियल वाले भी होने शुरू हो गए हैं, और उसमें फीवर हाई ग्रेड टाइफाइड में भी रह सकता है, भूख कम हो जाती है, बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और फीवर बहुत बहुत दिनों तक परसिस्ट करना शुरू हो जाता है। खाने पीने से होता है, फीको ओरल रूट इसको हम कहते हैं। प्लस जो लूज मोशंस हैं वो भी खाने पीने से स्प्रेड होते हैं, तो वो हेपेटाइटिस है, ये सारी चीज़ें अब इस मौसम में हम देखना शुरू होते हैं। तो ये जो आपने खाने पीने वाला बताया है, इससे होता है, तो ये कौन सी डिसीजेस करता है मेजरली? सो खाने पीने से जैसे इसमें भी कुछ वायरसेस हैं और बैक्टीरिया है, जैसे टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होता है,
और हेपेटाइटिस ए वायरस है, लिवर की इन्फेक्शन करता है, जॉन्डिस कर देता है, येलो यूरिन, येलो आइज़ इसमें आनी शुरू हो जाती हैं। सो ये भी खाने पीने में कंटेमिनेटेड वाटर या फूड हम इनटेक करें उससे होता है। प्लस लूज मोशंस जो है, डायरिया जिसके कारण वॉमिटिंग्स, फूड पॉइजनिंग जिसको हम कहते हैं, वो भी इस मौसम में खाने पीने से स्प्रेड हो जाता है। तो मैम इन सारी बीमारियों में आपको क्या लगता है सबसे कॉमन मिस्टेक जो कि बच्चे या फिर उनके पेरेंट्स करते हैं वो क्या है? सो इनिशियल सिम्टम्स मोस्टली इन सब के फीवर से स्टार्ट होता है। सो फीवर के लिए चलो हमने क्रोसिन देते हैं, पेरेंट्स घर पे दे सकते हैं, पैरासीटामोल दे सकते हैं, फ्लूइड इनटेक अच्छा रखें। बट कुछ रेड फ्लैग साइंस हैं जो मिस नहीं करने चाहिए, जैसे कि 3 दिन से ज़्यादा अगर फीवर रह रहा है, या बच्चा बहुत तेज़ तेज़ सांस लेना शुरू हो गया खांसी के साथ, ज़ुकाम के साथ, या बच्चा लगा कि कुछ ले ही नहीं रहा है, वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग करी जा रहा है, या कहीं पे ब्लड आ रहा है किसी भी एरिया से, वॉमिटिंग में, यूरिन में रेडिश टिंज है, या खाना बिल्कुल ही बंद हो गया, यूरिन पास नहीं किया, सुस्त हो गया है, डल लग रहा है। सो ये सारे रेड फ्लैग साइंस हैं, इनको इग्नोर कई बार हम वेट करते करते कर देते हैं। सो वो नहीं होना चाहिए। इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर घर पे लगता है तो इमीडिएटली कंसल्ट करना, डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैम जैसे आपने मानसूनी ये सारी बीमारियों की बात की है, कुछ मानसून के सीज़न में है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, जो मच्छर के साथ कैरी होती है। इसके अलावा वायरल जो है वो थ्रू आउट द ईयर, गर्मी के साथ भी, जिसको हम साधारण मौसम के साथ जोड़ के देख लेते हैं, बुखार जो वायरल होते हैं कॉमन, वो किसी भी टाइम ईयर में चल जाते हैं। तो वायरल में ऐसा क्या चीज़ है जो सबसे पहले नोट करनी चाहिए और वो कैसे बाकी बुखारों से अलग है? सो वायरल यूजुअली एकदम से बुखार आ जाता है, हाई ग्रेड फीवर भी अभी हम देख रहे हैं आता है, शिवरिंग भी हो सकती है। सो सडन होता है अगर हम बैक्टीरियल से डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो अगर उसमें बच्चा क्या होता है, फीवर की हमने दवाई दी, फीवर उतर गया, बच्चा एक्टिव हो जाता है, प्लेफुल हो जाता है, खेलना शुरू हो जाता है। सो ये काफ़ी हद तक ये वायरल के एक सिम्टम्स होते हैं। एंड बुखार अगर परसिस्ट करता है 3 दिन से ज़्यादा, वो यूजुअली वायरल में नहीं होता। बट इसमें अगर हम लेंगे, डेंगू भी एक वायरल है। सो वो हमें मिस्टेक नहीं करनी चाहिए कि वायरल तो 3 दिन है पर डेंगू कैसे रह रहा है। सो डिफरेंट वायरसेस हैं। जो आप साधारण फ्लू, कफ, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा की बात कर रहे हो, वो यूजुअली 2nd-3rd डे तक फीवर सबसाइड हो जाता है एंड थोड़ी बहुत खांसी रह जाती है, कोल्ड रह जाता है, बच्चा एक्टिव हो जाता है, खाना पीना शुरू कर देता है। सो वो अपना नॉर्मल कोर्स लेके ठीक हो जाता है। बट बैक्टीरियल अगर हम ऑन द अदर हैंड लेंगे, वो यूजुअली सिंपल सपोर्टिव ट्रीटमेंट से नहीं ठीक होता। उसके लिए हमें स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। तो वो फीवर आता ही रहता है अगर हम घर पे बैठेंगे तो। एक बार आपने बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब मेनली कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं? सो बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, जैसे वायरसेस बहुत सारे हैं, बैक्टीरिया भी बहुत सारे हैं। बैक्टीरिया सबसे पहले टाइफाइड हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है, मैंने पहले भी जिसकी बात की है। इसके अलावा स्किन की इन्फेक्शंस भी बहुत सारे बैक्टीरियाज कर देते हैं। कुछ फूड पॉइजनिंग होती हैं जो बैक्टीरियल होती हैं, कॉमनली हम देखते हैं। और इसके अलावा और कॉम्प्लिकेटेड बैक्टीरियाज हैं, जैसे खांसी भी करते हैं, पीछे इन्फेक्शन करता है, स्ट्रेप्टोकोकस नाम का गले में इन्फेक्शन कर देता है, उसमें भी फीवर आ सकता है, खाना पीना कम हो जाता है। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो स्किन की इन्फेक्शन भी करते हैं, खांसी ज़ुकाम भी करते हैं और हमारे बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर देते हैं। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डिफ्रेंशिएट और वायरल से करना इम्पॉर्टेंट होता है एज अ डॉक्टर। सो वो आपको मिस नहीं करना घर पे। मतलब कुछ भी सिम्टम्स आपको लग रहे हैं कि ये हटके हैं या डिफरेंट है, नॉर्मल नहीं लग रहा बच्चा, तो इमीडिएटली कंसल्ट करना इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो आपने बताया है, जैसे मैम चिकन पॉक्स आपने नाम लिया चिकन पॉक्स का, एक कंजक्टिवाइटिस, मीजल्स, ये सारी डिसीजेज आपको साल में कौन से महीने में ज़्यादा दिखती हैं? सो चिकन पॉक्स इस टाइम पे भी आता है। अब ना मतलब हम ऑल ओवर ही देख लेते हैं। यूजुअली ये सारी डिजीजेज इनिशियली था कि सीजनल होती थी, बट अब दो ये पूरे साल आ सकते हैं कभी भी। बट इस मौसम में चिकन पॉक्स, मीजल्स वगैरह ज़्यादा कॉमन रहते हैं। ये भी वायरसेस ही हैं जो इन्फेक्शंस करते हैं। चिकन पॉक्स के जैसे रैशेस स्प्रेड बॉडी पे आने शुरू हो जाएंगे, बहुत इची होते हैं। एंड एक टिपिकल रैश होता है उसका, पानी जैसे होते हैं रैशेस।
और बहुत ज़्यादा इची होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे को स्क्रैचिंग करने का मन करता है। सो पूरी बॉडी पे आते हैं, फेस पे भी आते हैं, फ्रंट बैक लेग सब पे आने शुरू हो जाते हैं। एंड उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी है, बट वायरल है तो अपने आप भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। सो यूजुअली हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, पूरी तरह से रैशेस आते हैं, निकल के उनके खत्म होते हैं। तो इसको आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरह ट्रीट करते हैं? वायरल? ये वायरल ही रहता है। सो एंटी वायरल कई बार कुछ % बच्चों में हमें देने पड़ते हैं। वो मतलब कुछ एज के रिलेटेड होते हैं, कुछ सिविरिटी पे डिपेंड करते हैं, कुछ वैक्सीनेशन लगा है नहीं लगा उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो ये जो मीजल्स है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चिकन पॉक्स और मीजल्स? yes, दोनों बिल्कुल। चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस करता है, डिफरेंट वायरस करता है, और रैशेस पानी जैसे होते हैं उसके। मीजल्स एक डिफरेंट वायरस करता है, और मीजल्स के रैशेस पूरी रेडनेस होगी, पूरे छोटे छोटे दाने दाने हो जाएंगे, और साथ में हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक रैशेस जैसे मुंह के अंदर हमें दिखेंगे, कई बार कंजक्टिवाइटिस भी हो जाता है। सो ये डिफरेंट वायरस है, एंड थोड़ा मीजल्स ज़्यादा सिवियर है एज कम्पेयर टू चिकन पॉक्स। फीवर दोनों में रहेगा? फीवर दोनों में रहेगा इनिशियली। चिकन पॉक्स का यूजुअली सेकेंड थर्ड डे कम हो जाता है फीवर, मीजल्स का भी कम हो जाता है, बट मीजल्स में सिविरिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, बच्चा नॉर्मल नहीं लगेगा, थोड़ा सिक होता है। सो ज़्यादा फीवर, सिक का मेरा मतलब है थोड़ा ज़्यादा फीवर रहेगा, ज़्यादा ओरल इंटेक कम हो जाएगा, उतना एक्टिव नहीं रहेगा, एंड ट्रीटमेंट दोनों में वेरी करती है। तो इन दोनों की तो आई थिंक वैक्सीनेशन लगती है ना? बिल्कुल, बहुत सारी इनमें जितनी अभी हमने बात की है, इनमें से बहुत सारी बीमारियों की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। मीजल्स वैक्सीन अवेलेबल है, इवन गवर्नमेंट शेड्यूल में अवेलेबल है, प्लस चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, टाइफाइड की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, इवन इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। सो बहुत सारी डिजीज़ेस की आज हमारे पास प्रोटेक्शन है, एंड ये बहुत देर की, बहुत रिसर्च के बाद वैक्सीन्स बनाई गई हैं, बहुत सेफ हैं वैक्सीन्स। सो ये अगर मतलब हमें नहीं ली हुई तो ज़रूर लेनी चाहिए, तो बच्चों को देनी चाहिए। आपने मतलब आप मान लीजिए अच्छे क्लिनिक में आपके वैक्सीनेशन चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको ये दोनों वैक्सीनेशन लग जाए तो कितना % चांसेस है कि बिल्कुल नहीं होगी ये डिसीज़, या हो सकती है? हाँ, बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो 100% प्रोटेक्शन किसी भी वैक्सीन के बाद यूजुअली नहीं होती है। अच्छा। बट चिकन पॉक्स की जैसे वैक्सीन है उसकी 98% प्रोटेक्शन है, तो बहुत अच्छी वैक्सीन है, और होता भी है उसके बाद तो बहुत माइल्ड होता है। जो बहुत सारे लीजन्स होने थे वो बहुत कम होते हैं अगर किसी को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो भी जाती है। ऐसे ही मीजल्स की है, मीजल्स की भी बहुत अच्छी एफिकेसी है, मोर देन 90% 95% के अराउंड है, एंड उसमें भी अगर ब्रेक थ्रू होता भी है तो माइल्ड रहता है। ऐसे ही बाकी 100% तो किसी की भी नहीं है। टाइफाइड की भी बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है, बाकी इन्फ्लुएंजा की भी। सिविरिटी अगर वो 100% प्रोटेक्शन नहीं करती वैक्सीन तो सिविरिटी को डेफिनेटली कम कर देती है। अच्छा, आपने एक हैंड फुट माउथ डिसीज़ की बात की, और ये कॉमनली जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आपने बोला इट्स जस्ट लाइक वायरल, एक बच्चे को हुआ बाकी बच्चों को हुआ, तो ये स्कूल से ही ब्रेक आउट होता है, या बच्चे पार्क में खेल रहे हैं उनसे ब्रेक आउट होता है। क्या पहले सिम्टम्स हैं जिनको वॉच आउट करना चाहिए पेरेंट्स को? सो इसमें भी पहले सिम्टम्स फीवर ही आएगा, माइल्ड फीवर आता है, माइल्ड डिजीज़ है, माइल्ड फीवर आता है। यूजुअल एज इसकी मतलब प्री स्कूल 5-6 ईयर्स तक स्कूल गोइंग छोटे बच्चों में होता है, बट अभी इस साल पिछले 1-2 साल से इंडीड हम देख रहे हैं कि इवन 8 to 10 ईयर्स, इवन 12 ईयर्स के बच्चों में भी हो रहा है। सिम्टम्स फीवर से स्टार्ट होता है, फीवर इनिशियल होता है, माइल्ड होगा, एक फर्स्ट और सेकेंड डे ठीक हो जाएगा। उसके साथ ही रैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने स्टार्ट हो जाते हैं, हाथों पे हो सकते हैं, पैरों पे हो सकते हैं, कई बार सिर्फ मुंह के अंदर अल्सर्स दिखते हैं। सो उसमें यही रहता है कि माइल्ड है, अपने आप जैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। एपेटाइट बट बच्चे की बहुत कम हो जाती है बिकॉज मुंह के अंदर अल्सर्स हैं, उससे खाया नहीं जाता। क्या ये छाले गले में भी जा सकते हैं? हाँ, मुंह के अंदर, गले के अंदर भी होते हैं। मुंह के अंदर जैसे ऊपर होंगे, पीछे भी होंगे, पाइप है अंदर फूड पाइप पे नहीं जाते, यूजुअली ओरल कैविटी में ही रहते हैं। बट पेनफुल होते हैं बिकॉज जैसे स्पेशली स्पाइसी या इवन नमकीन चीज़ बच्चा नहीं, सॉलिड्स नहीं खा पाता बिकॉज वो उसको पेन करने शुरू हो जाते हैं। सो सॉफ्ट डाइट मोस्टली बच्चे ले लेते हैं, जैसे कस्टर्ड एंड खीर हो गई, स्मूदीज, शेक्स। सो वो 2-3 दिन निकलते हैं तो अपने आप एज नॉर्मल वायरसेस ये ठीक होना शुरू हो जाता है। तो मैम एक टाइफाइड है, टाइफाइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, टाइफाइड में क्या सिम्टम्स सबसे पहले वॉच आउट करने चाहिए?
सबसे पहले टाइफाइड में भी फीवर ही आता है, कई बार बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हैं। एक बहुत स्पेसिफिक हम उसमें देखते हैं कि कोटेड जैसे वाइट टंग होनी शुरू हो जाती है। वाइट टंग यूजुअली सारे बुखार से आपको में तेज भी बुखार हो चढ़ा सकती तो उसमें वाइट टंग हो जाती है बच्चों को। बाकियों में भी हो सकती है, बट टाइफाइड का फीवर फिर परसिस्टेंट फीवर रहता है और इसकी ड्यूरेशन बाकी बुखार से ज्यादा होती है। हाँ बिल्कुल ज़्यादा होती है। फीवर जब तक ट्रीट नहीं करेंगे वो परसिस्ट करता रहता है। कई बार अगर हमने 2 सेकेंड 3rd डे डायग्नोज कर दिया और उसको ट्रीट कर दिया, वहीं ख़त्म हो जाएगा। कई बार हम लेट देखते हैं, हफ्ता 10 दिन से बुखार चली जा रहा है, बट पेरेंट्स शायद घर पे ही थे, पेरेंट्स ने डायग्नोज नहीं कराया, या कई बार डायग्नोज नहीं हुआ प्रॉपरली, तो कई बार 10-10 दिन 15-15 दिन भी फीवर चलता रहता है, और जब तक डायग्नोज होके प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दी जाए। और एक बात ये भी कही जाती है कि अगर जब तक आपने डेंगू का बिल्कुल आपकी 0 तक नहीं आ जाता, तो वो हर साल आपके ब्लड ग्रुप में, ब्लड रिपोर्ट में परसिस्ट करता है। सो टाइफाइड की हम बात करें, टाइफाइड का है, टाइफाइड जैसे अगर होता है तो दोबारा होने के चांसेस रहते हैं मतलब। तो 1 मंथ के बाद हम यूजुअली वैक्सीनेशन रेकमेंड करते हैं, अगर वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई, और ये बड़ी एज ग्रुप में भी लगवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को टाइफाइड हुआ है बच्चा ही लगाएगा, बट बड़ों को भी लग सकती है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा मैम, एक सारे बुखार के बाद जैसे वायरल हुआ या कोई भी बुखार हुआ, डेंगू का खासकर, डेंगू का बड़े लोगों में ही जो कि 18+ है, उनमें ही बोन्स पेन का बहुत मतलब बताया जाता है। बच्चों में भी ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं, क्योंकि बच्चों की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, बड़ों से कूदते हैं, खेलते हैं, उसके बाद उनकी बोन्स में पेन होना, वो यूजुअली भी ग्रोइंग पेन्स भी बोलते हैं, रात को उठ के रोते हैं कि हड्डी में, तो मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, बाजू में दर्द हो रहा है। ये कितनी देर तक चलता है और क्या इलाज है इन सब का? सो डेंगू का बुखार बड़ा टिपिकल इनिशियली फीवर से स्टार्ट होता है, बट अभी भी जैसे पेशेंट्स जिनके आ रहे हैं बहुत टिपिकली बोलते हैं कि मेरे को बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेग पेन्स हो रही हैं, हेडेक एक बहुत कॉमन उसमें है, आंखों के पीछे दर्द होना बहुत कॉमन साइन है। सो इनिशियली ये सिम्टम्स अगर हम टेस्ट कर लेते हैं तो पॉजिटिव हमें पता चल जाता है डेंगू है। सो यूजुअली इसकी जो सिविरिटी क्रिटिकल टाइम है, वो फीवर जब सबसाइड होना शुरू होता है 4th-5th डे, तब उस टाइम पे प्लेटलेट्स कम होने साथ ही शुरू होते हैं। सो वो कुछ दिन होते हैं जब मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है डेंगू में। सो टेस्ट कई बार हम 1st और 2nd डे करेंगे, उनमें कुछ भी नहीं आता एक्सेप्ट हमें पॉजिटिविटी पता चल जाती है, बट प्लेटलेट्स नॉर्मल होते हैं। सो प्लेटलेट्स बाद में कम होने शुरू होते हैं, उस टाइम पे मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट होती है। सो ये दर्दें और पेन्स जो हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम फ्लूइड इनटेक, बच्चा है या बड़ा है, उसका अच्छा रखें। सो वो धीरे धीरे अगर फ्लूइड इनटेक अच्छा रहता है तो मतलब यूजुअली सिविरिटी कम होती जाती है। सो बॉडी एक्स एंड ऑल ये सारे 1 वीक to 10 डेज, 15 दिन, कई बार महीना मैक्सिमम परसिस्ट करते हैं। धीरे धीरे सिम्टम्स ठीक होने शुरू हो जाते हैं अगर वो क्रिटिकल टाइम निकल जाता है। पेन्स कई बार परसिस्ट कर जाती हैं, बट डाइट एंड फ्लूइड इनटेक अगर हम अच्छा रखते हैं, रेस्ट करते हैं प्रॉपर उन दिनों में, तो ठीक हो जाते हैं। ऐसी कौन सी डाइट पेरेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों के खाने में? जैसे बच्चों पे ध्यान तो पूरा दिया जाता है, हेल्दी फूड खिलाया जाता है, दूध वगैरह दिया जाता है। इसके अलावा जो ग्रोइंग पेन से बच्चे जूझते हैं, रात को रोते हैं, टांगे दर्द हैं, ये वो, कौन सी ऐसी चीज़ डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं जो कि बच्चों की डाइट में शामिल होनी चाहिए? आपने एक बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अभी दी है खुद ही, कि बहुत ध्यान देते हैं। ध्यान तो हम एज पेरेंट्स आजकल बहुत देते हैं, बट उसको हम न्यूट्रिशियस डाइट देते हैं, जंक की कितनी फ्रीक्वेंसी रहती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो डाइट में मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ एक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सारी सब्जियां जो हैं डिफरेंट कलर्स की हैं, वो सब कलर्स में डिफरेंट विटामिन्स हैं, डिफरेंट मिनरल्स हैं। सो वो कलर्स, रेनबो कलर्स देना बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो सारी सब्जियां, सारे फ्रूट्स बच्चे लें, दालें लें, पनीर लें। अगर एग और नॉनवेज खाते हैं तो वो ज़रूर इंक्लूड करें, बिकॉज हाई प्रोटीन्स उनमें मिलते हैं, वो बच्चे की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। नहीं अगर आप एग और नॉनवेज खाते तो मेक श्योर कि पनीर, दालें, सोया, ये सब बच्चे की डाइट में इंक्लूडेड है और एक बैलेंस्ड डाइट जा रहा है। प्लस पानी का इंटेक, जो स्पेशली विंटर्स में या ऐसे मौसम में भूल जाते हैं कि पानी का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ग्रोइंग पेन्स बहुत डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर पानी हम कम लेंगे, डाइट प्रॉपर नहीं होगी, सो पेन्स यूजुअली इंक्रीज होनी शुरू हो जाते हैं। सो जो नॉर्मल पेन्स हैं, कई बार किसी डेफिशिएंसी से पेन हो रही हैं, कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह कम है, वो फिर चेक करा सकते हैं या कंसल्ट कर सकते हैं।
बच्चों में भी मैम आपको क्या ऐसे केसेस दिखते हैं कि बच्चों में भी D3 एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत पड़ रही है? सो D3 अगर आज हम किसी का भी चेक करते हैं मोर देन 80% में कम आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली सनलाइट एक्सपोजर कम हो गया एंड दैट इज़ द ओनली सोर्स जिससे बनता है. बट अगर डाइट और एक बैलेंस डाइट अगर जा रही है तो एज सच रिकमेंडेड रूटीन में नहीं है एक्सेप्ट फर्स्ट 1 ईयर. फर्स्ट 1 ईयर में रूटीन इंडिकेशन है कि विटामिन डी डेली न्यूबॉर्न्स को देना ही देना है. उसके बाद समटाइम्स ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आपको लग रहा है कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, कोई बाहर जा रहा है. बट कई बार हम मंथली और 3 मंथली रेकमेंड कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स, ग्रोथ और लेवल्स चेक करने इंपॉर्टेंट है. अगर डाउट है तो आज अवेलेबल हैं, उसको चेक करके हम दे सकते हैं देना है कि नहीं देना है. तो ये जो फीवर की हम बात कर रहे थे, जैसे स्कूल गोइंग किड्स में तो होते हैं, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा घर में है, उससे ही किसी न्यू बॉर्न को हो जाता है, तो उसमें क्या वो डेंजरस हो सकता है या वो भी नॉर्मल एज अ वायरल जैसे अपना रंग दिखाता है वैसे होके निकल जाता है इजीली? नहीं, कोई भी वायरस जब न्यूबॉर्न को होता है पहले फर्स्ट मंथ में स्पेशली हमेशा डेंजरस ही होता है. सो एक नॉर्मल सिंपल इन्फ्लुएंजा वायरस शायद बड़े बच्चे में कफ कोल्ड होके ठीक हो जाएगा, बट छोटे बच्चे में वो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी कर सकता है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, हाई फीवर भी कर सकता है, इन्फेक्शन भी कर सकता है. सो अगर किसी को भी घर में मतलब स्पेशली बड़े बच्चे को है तो सेपरेट रखना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये जो कंटेजियस वाले वायरल फीवर्स हैं. सो सेपरेट रखना प्लस मास्क यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर हैंड वॉशिंग कर सकते हैं. सो वो इम्पॉर्टेंट है. एंड अगर बड़े बच्चा है और छोटा बच्चा घर पे है तो आई वुड रेकमेंड कि बड़े बच्चे को इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन जो अवेलेबल है प्रोटेक्शन वो ज़रूर लगाएं, ताकि वो स्कूल से अगर लेके भी आ रहा है तो खुद बचा रहे और अपने सिबलिंग को ना स्प्रेड करें. एक आप जैसे आपने बोला कि जैसे किसी को चेस्ट कंजेशन है, बच्चे को वायरल के साथ ही हुआ है, बड़े बच्चे को भी और बिल्कुल न्यूबॉर्न्स को भी चेस्ट कंजेशन है, तो उसमें कभी कभी डॉक्टर रेकमेंड कर देते हैं कि आप एंटीबायोटिक लीजिए. तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? एक जो कुछ सिचुएशन इतनी ज़्यादा बड़े नहीं कि घर पे भी पेरेंट्स ट्रीट कर पाएँ अपने स्कूल गोइंग किड्स. सो बेसिक घर में जो हम दे सकते हैं, ऑब्वियसली फीवर है, फीवर की मेडिसिन दे सकते हैं. कफ कोल्ड की बेसिक मेडिसिन अगर आपको किसी ने रेकमेंड किए 1 या 2 दिन के लिए मैक्सिमम दे सकते हैं. बट उसमें यही देखना है कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी या कुछ भी सिम्टम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो घर पे नहीं देनी है. प्लस सेलाइन ड्रॉप्स हैं, अगर नेज़ल ब्लॉकेज है, नॉर्मल सेलाइन ड्रॉप्स आते हैं, वो छोटे और बड़े बच्चे सब में यूज़ कर सकते हैं. स्टीम इनहेलेशन दे सकते हैं, वो भी हेल्प करती है कंजेशन को, नेज़ल कंजेशन, नोज़ ब्लॉक को करने में. सो मॉर्निंग इवनिंग स्टीम नॉर्मल प्लेन वाटर से दे सकते हैं. एंड हाँ, अगर घर के कुछ जैसे वार्म लिक्विड्स, हनी एंड ऑल ट्राई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. तो बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं वायरल इन्फेक्शन में, तो उसका क्या इलाज है? सो कोई भी इन्फेक्शन, जैसे हम बड़े भी होते हैं है ना, तो हमारी डाइट कम हो जाती है, खाना पीना कम हो जाता है, रेस्ट चाहते हैं, काम नहीं करने का मन करता है, ऐसे ही बच्चों की भी एपेटाइट कम हो जाती है. सो उस टाइम पे हमें एक तो ये इंश्योर करना है कि बच्चा एटलीस्ट लिक्विड्स लेता रहे, खाना नहीं भी खा रहा तो बॉडी में कुछ ना कुछ जाता रहे, सो दैट उसकी हाइड्रेशन फेयर रहे, उसकी एक्टिविटी नॉर्मल रहे, बहुत सुस्त ना हो, वो चीज़ों का ध्यान रखना है. कई बार बच्चों में इंडीड हाई फीवर या वायरल के कारण वेट लॉस भी हो जाता है, डायरिया स्पेशली जब लगता है वेट लॉस हो जाता है. सो वो वंस बिकॉज रिजर्व कम है बॉडी में, वेट ऑलरेडी कम है तो वो थोड़ा लूज हो जाता है. बट वंस दे आर फाइन वो वेट गेन भी बहुत जल्दी कर लेते हैं. सो ज़बरदस्ती खाना नहीं देना है. अगर नहीं ले रहे हैं तो वेट एंड वॉच करो, लिक्विड डाइट एटलीस्ट देते रहो ताकि बच्चा एक्टिव रहे, यूरिन आउटपुट ठीक रहे. एंड वंस वो ठीक होता है तो अपने आप डाइट एंड एपेटाइट इम्प्रूव. एक हमारी इंडियन हाउस होल्ड में मतलब पेरेंट्स को ये होता है कि बुखार इतना ज़्यादा हो गया है, उसे उतारना है. कुछ डॉक्टर्स की खबरें, मतलब कुछ डॉक्टर्स की हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, या डॉक्टर्स खुद भी बोलते हैं बुखार को होल्ड बैक नहीं करना चाहिए, उसे निकलने देना चाहिए. इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट? सो बुखार एक हमारी बॉडी का रिएक्शन है. बॉडी में तो वायरस आया है, बैक्टीरिया आया है, उसने जाके हमारी बॉडी में अटैक किया, हमारी बॉडी उसको रिएक्ट कर रही है एज फीवर. सो वो फीवर आएगा, उसको फीवर को एट दैट मोमेंट हम उतार सकते हैं, उतारना है. बट कई बार होता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा हम ढक देते हैं, शिवरिंग हो रही है, पूरा कवर कर देते हैं, वो नहीं करना है. इंडीड खुला रखना है सो दैट फीवर खुले रखने से उतरेगा. बट डरना नहीं है, बुखार एक डिजीज़ नहीं है, बुखार एक हमारी बॉडी का रिएक्शन है, उसको इमीडिएटली हम उतार सकते हैं, इवन पट्टियाँ कर सकते हैं. बट
कॉज देखना ज़रूरी है, वो किस कारण से, क्या ऐसी हमारी बॉडी में चेंज हुआ जिसके कारण वो फीवर आया। बट मैम आपने बोला कि शिवरिंग भी हो रही है और उसको खुला रख दो, तो बच्चे वो यूजुअली बर्दाश्त नहीं कर पाते। खुला है कि एसी बंद कर सकते हो, बट आप बहुत सारे कपड़े डाल दोगे, उसका नहीं है। एसी फैन चाहे कम कर दो, बट एटलीस्ट उसका कंबल रजाई वगैरह ओपन करो, तभी वो फीवर उतरेगा। अगर हम फीवर के साथ, शिवरिंग के साथ बहुत ज़्यादा उसको कवर कर देंगे, गर्मी में रख देंगे, वो फीवर कम ही नहीं होगा। सो एक बहुत डाइसी सिचुएशन हो जाती है। बट बॉडी को खुला रखना है, बट एसी फैन उस टाइम पे बंद कर दो कि उसको एक्स्ट्रा ठंड भी ना लगे। एंड मेडिसिन दे के नॉर्मल टैप वाटर से स्पॉन्जिंग की ज़रूरत तय करनी है। आइस या ठंडा पानी नहीं लेना है कभी भी उसको उतारने के लिए। एक वायरल इन्फेक्शंस भी आजकल बाकी डिसीज़ की तरह ही कई बार बहुत ज़्यादा उनमें सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि वो एक बार के लिए तो पेरेंट्स को डरा ही देते हैं। जिस तरह से वायरल का अब 4-4, 5-5 दिन तक भी फीवर खिंचता है। पहले ये फीवर थोड़े माइल्ड होते थे, 100 तक या 101 तक, अब फीवर भी 103-4 तक जा रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, इसमें कब पता चले कि कब डरना है या कब नहीं? सो एनी फीवर 3 दिन से ज़्यादा जो रह रहा है उसको आपने इवैल्यूएट कराना ही, चेक कराना ही कराना है। 3 दिन तक हम वेट कर सकते हैं अगर सिर्फ फीवर है घर पे, बट उसके बियॉन्ड नहीं करना है। हाई ग्रेड फीवर यूजुअली किसी में भी, वायरसेस में भी आते हैं, बट बैक्टीरियल भी हो सकता है। सो 3 डेज़ इज़ द कट ऑफ। 3 दिन से ज़्यादा कोई भी बुखार है घर पे नहीं रखना है, उसके बाद आपको डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है। एक मैम बुखार से हटके एक सवाल है, जैसा पेरेंट्स या सोसाइटी के लोग आपके बच्चे को बोलते हैं आपका बच्चा थोड़ा थिन है, ज़्यादा पतला है, लेकिन एक्टिव है, तो इज़ इट ओके साइन कि पेरेंट्स वरी करें कि बच्चा पतला है, एक्टिव है, या बच्चे का हेल्दी होना ज़्यादा ज़रूरी है? सो आई थिंक सोसाइटी के साथ साथ ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत रहते हैं कि हमारा पोता दोता बहुत, या दोता दोती बहुत मोटे हों। सो ये एक मिथ नहीं होना चाहिए। मिथ ही है कि मोटा और हेल्दी सेम है। सो एक हमारे ग्रोथ चार्ट्स आते हैं जिसमें एज के अकॉर्डिंग हम वेट और हाइट मेजर करते हैं और उसको प्लॉट करते हैं। अगर आपका बच्चा उस ग्रोथ चार्ट में बिल्कुल बीच में एवरेज या एवरेज के अराउंड आ रहा है, देन नथिंग टू वरी। वो देखने में अगर पतला लगेगा तो कोई बात नहीं, बट वो उस सेंटाइल्स के अंदर आना चाहिए। और हर बार आप उसको प्लॉट करके डॉक्टर से चेक करा सकते हैं। जैसे मेरे पास क्लिनिक में जो भी पेशेंट आता है उसको मैं ग्रोथ चार्ट साथ में देती हूँ। सो उसका एक वेट और हाइट के में प्लॉटेड होता है चार्ट के अंदर कि ये 7 साल का 8 साल का बच्चा है, इसका हाइट एंड वेट यहाँ आना चाहिए और आपके बच्चे का यहाँ है। सो कोई भी सोसाइटी में आपको दिखाए तो आप ये उसको दिखा दो, हमारा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, आप चुप हो जाओ। सो वो एक हमारे पास, मतलब ऑब्वियसली नॉर्मल ही होगा अगर एक्टिव है, प्लेफुल है, बट वो एक प्रूफ साथ में आपके लिए हो जाता है कि नहीं सच में ठीक है, एवरेज है। नहीं, आप स्कूल में जैसे क्लास में बाकी बच्चे थोड़े टॉल लग रहे हैं और हमारा बच्चा थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा है, तो मतलब ये नॉर्मल है सब कुछ? बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। अगर वो उन चार्ट्स में, क्योंकि जब हम चार्ट में प्लॉट करेंगे ना, उसमें एक 5th सेंटाइल है जो बिल्कुल नीचे है, उसमें एक 95th सेंटाइल भी है, और उसमें एक बीच में एवरेज सेंटाइल है। सो हर बच्चा एवरेज नहीं होगा, बट हर बच्चा टॉल, कुछ उसमें से टॉल भी होंगे, कुछ बच्चे बिल्कुल नीचे वाली लाइन पे भी होंगे। सो पूरा रेंज नॉर्मल है। सो अगर वो बच्चा कहीं पे भी आ रहा है उस रेंज में, वो नॉर्मल है, देन डोंट वरी अबाउट इट। बट हाँ, अगर बियॉन्ड ऊपर नीचे है, देन डेफिनेटली वंस इवैल्यूएशन नीड्स टू बी डन। इसके अलावा मैम डॉक्टर्स किस तरह के मिथ्स का खंडन करते हैं जो हमारे हाउस होल्ड्स में चलते हैं, पेरेंट्स के कहने पे, ग्रैंड पेरेंट्स के कहने पे, किस तरह के कुछ मिथ्स है जो डॉक्टर खंडन करेंगे? हाँ, सो एक तो कि दूध बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि उसको निकाल दो दिमाग से। दूध इंपॉर्टेंट है, पर 2 बार से ज़्यादा दूध 2 साल के बच्चे के बाद नहीं होना चाहिए। सो बहुत सारे, कई बार पेशेंट्स आते हैं दूध बहुत पीता है, खाना नहीं खाता, मतलब 5 बार दूध पी लेता है बॉटल, बट बच्चा हमारा खाना नहीं खाता है। सो एक सिंपल है, अगर 5 बॉटल हम लोग भी पी लेंगे तो नहीं खा पाएंगे ना। सो डाइट, सॉलिड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हर एज के लिए इम्पॉर्टेंट है आफ्टर 6 मंथ्स। सो वो हमारे बच्चों की डाइट में होना चाहिए। एंड दूध नहीं है, कम है, डजेंट मैटर, बट खाना और सॉलिड्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को सॉलिड्स ज़्यादा दो, फ्रूट्स दो, जैसे मैंने बताया रेनबो कलर्स दो, एंड दूध पे ज़्यादा फोकस नहीं करो, 1 or 2 इज़ ओके। सो वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं बताना चाहूँगी। और तो नहीं कोई है पॉइंट? आप पूछ सकते हो बाकी। एक हनी के ऊपर, जैसे खाने के ऊपर बैलेंस डाइट। देखो, एक
जब हम एक प्लेट में देखते हैं, हम देखते हैं कि फ्रूट्स हैं उसमें या वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स मिनरल्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सो ऑब्वियसली प्रोटीन्स ज़्यादा चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट थोड़े से अमाउंट में चाहिए। सो ये एक मिक्स्ड सा बैलेंस होना चाहिए, बच्चों के लिए भी वही इम्पोर्टेंट। बच्चों का ये होता है कि कुछ जो उनकी फेवरेट चीज़ें हैं वही खाएंगे, कूद कूद के खाएंगे, माँ रोटी डाल रही है मुंह में, या एक रोटी खा ले, 1.5 रोटी खा ले, तो कैसे पता चले कितनी डाइट कौन से बच्चे के लिए इनफ सो है? अगर वो खुद ले रहा है, हर एक की वेरी करेगी, बट जब बच्चा ले रहा है तो खाने दो उसको। अनलेस स्क्रीन के साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जब तक टीवी चल रहा है खाते जा रहे हैं, टीवी बंद हुआ बंद। सो वो नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंटली बच्चा अपनी डाइट असेस कर रहा है, जब उसने फुल बोला तो आप स्टॉप हो सकते हो बड़े बच्चों में, मतलब उसको फोर्स फीड नहीं करो। हो सकता है एक मील अच्छी ज़्यादा लिए, दूसरी मील कम लेगा, सो इट्स ओके। बट उसमें हमारा काम है हम उनको बैलेंस दें, प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, और उन्हें पता होना चाहिए बच्चों को भी कि लेना है मैंने। मतलब ये नहीं चलेगा कि रोटी के साथ मैंने सिर्फ दूध ले लिया, दूध रोटी बहुत लोग देते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत मीनिंगफुल इंसाइट्स दी। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर गुंजन बावेजा, जिन्होंने आज हमारे साथ बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात की, खासकर जो फीवर का ट्रेंड बदल रहा है और कैसे पता चले कि बच्चे को किस तरह की डिसीज़ है, क्या वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्या वो वायरल है, या सिंपल बुखार है, मौसमी बुखार है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात की। होप है कि आपके बहुत सारे जो समस्याएं हैं उनको थोड़ा सा सोल्यूशन मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।